Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. हाँ बताओ, कल कौन सा किचन होमवर्क था चर्चित? कौन सा वाला था? 8 वाला होमवर्क था एक तो, और था ही नहीं। ये भी करवा दिया था, यही करवा दिया था, तो फिर कैसे कह रहे हो कि सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं? बोलो भाई बोलो, आपको किसी ने कंप्लेन करी इस चीज की? किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन करी? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे डायरेक्ट बता सकता है, एक दूसरे से चुगलखोरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न ऑफ स्टडी आपको रास नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो कि सर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दीजिए, पढ़ाने का, पढ़ने का, होमवर्क देने का, जो भी आपको आपके माइंड में आ रहा है। अगर हम वैसा कर पाए, आपका सजेशन अच्छा लगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और आपका सजेशन हमको नहीं रास आया तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी तो कोई चीज होगी नहीं भाई। इसमें नाराज होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ना मैं नाराज ना आप नाराज। आपको क्या फील होता है आप बता दो। अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आपके उस पर खरे उतर पाते हैं उम्मीदों पे, तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे ऑप्शंस भी रहते हैं हमेशा। ओके, बाकी इस तरीके की बातें नहीं बोलनी है, इस तरीके की बातें बोलनी ही नहीं है क्लास में। आपको प्रॉब्लम है आप बताओ। तो कल हमने कहा था कर लिए थे क्वेश्चन, 10th तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, और वैसे बाकी जगह क्या करवाया जाता है वो भी मुझे पता है, बाकी स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरे पास और सबके पढ़ाए, जितने भी इस टाइम मार्केट में टीचर्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सारे। कंपटीशन एक अलग जगह पे है, चाहे से कोई सा भी। चलो मैं पूरी कहानी खोल देता हूँ फिर आपके सामने। ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखेंगे। एक एपी गिवन है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, इस एपी की कौन सी टर्म है, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है? एक बार बस लैंग्वेज को डिकोड करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दो, उसके बाद तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर से सुनो, इस एपी की दो टर्म्स की बात करी जा रही है, एक तो ये विच टर्म, एक ये 54th टर्म। और 54th टर्म तो A54 होगी, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म A + 53D हो जाएगी। और विच टर्म को हम मैथमेटिकली कहते हैं AN। विच टर्म को हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं? कौन सी टर्म, तो हमको सीक्वेंस ही नहीं पता, AN। समझ गए? तो ये AN इस A54 से 132 ज्यादा है, दैट मींस A54 में 132 जोड़ दूं तो ये AN मिल जाती है। बन गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको डिकोड कर दो, उसमें से n की वैल्यू निकाल दो। जब जब क्वेश्चन विच टर्म का आएगा तब तब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ठीक है, n की वैल्यू निकाल लो, वो n की वैल्यू ही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और एपी अगर आपको गिवन है तो एपी गिवन है तो यहाँ से ए और डी भी निकल जाएगा। लेट्स सी, ए एंड डी। तो यहाँ से ए एंड डी निकालता हूं मैं शॉर्ट में। ए तो A1 ही होता है, और डी क्या होता है बोलो? A2 - A1 होता है। स्ट्रक्चर से करेंगे हम। सो A2 - A1 कर दो और A1 कर दो। A1 कितना आ रहा है? 3। एंड व्हाट इज A2 - A1? 15 - 3 गिव्स मी 12। ठीक है, चलो तो ए क्लियर, डी क्लियर। अब हमको गिवन है विच टर्म। क्या गिवन है? इस विच टर्म को मैं AN लिख दूं। इज MR वॉज वर्ब, जितनी भी डी वर्ब्स होती है इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसकी डिकोडिंग इक्वल टू के साइन से की जाती है। इसकी डिकोडिंग किससे की जाती है? इक्वल टू के साइन। फिर क्या लिखा हुआ है? 132 मोर देन 54th टर्म। तो मोर देन और लेस देन के केस में हमने आपको सिखाया ये एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले 54th टर्म लिखना है, पहले क्या लिखना है? 54th टर्म, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं A54। ये 54th टर्म लिख दिया हमने। मोर देन के लिए प्लस का साइन, ये मोर देन के लिए प्लस का साइन, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 132। इसको आगे प्लेस कर दो।
तो देख पा रहे हो नीचे जो स्टेटमेंट है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया, इसको एक्सपैंड करो, एन की वैल्यू निकालो। देखो अब ये हमने लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, इसलिए आपको अभी ये अजीब लग रहा है। एक चीज बताओ, मैंने कहा x इज 5 मोर देन y। देख लो सारे बच्चे देख लो, अब स्पेशली द न्यू वंस, x इज 5 मोर देन द y, क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाओगे बोलो? अगर आप उदित अगर आप ऐसे बनाते हो, x की जगह x, इस mr वॉल्सबर्ग की जगह इक्वल टू का साइन, 5 की जगह 5, मोर देन का जगह प्लस और y की जगह y, तो अभी तो ये सही है, मान लेता हूँ। लेकिन कल को अगर इस मोर देन की जगह लेस देन आ जाए ना, और उस लेस देन की जगह अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो ये गलत है, तो ये गलत है। इसका आंसर एक्चुअली 5 माइनस y नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है कि THAN देन जहां भी लिखा हो, THAN देन जहां भी लिखा हो, तो देन के बाद वाली चीज पहले लिखी जाती है और देन के पहले वाली चीज बाद में लिखी जाती है, एक्सचेंज करके लिखी जाती है। फिर चाहे से वो मोर देन हो, फिर चाहे से वो लेस देन हो, बस मोर देन में प्लस लगा देना, लेस देन में माइनस लगा देना। मोर देन के बाद वाली चीज पहले लिखना, मोर देन से पहले वाली चीज बाद में लगाना। समझ गए? अभी ये हमने लीनियर तीसरे चौथे चैप्टर में डिस्कस किया था कि कैसे अपन इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलो आओ, तो अब समझ में आ गया। ये पहले हम मोर देन के बाद वाली चीज लगाएंगे, यानी 54 हम पहले लगाएंगे, तो A54 पहले आ जाएगा, मोर देन की जगह प्लस आ जाएगा, और 132 हम बाद में लिख देंगे। तो कुल मिला के नीचे वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे आया, समझ में आ गया? ये हटा दूं सब में, ठीक है। चलिए नाउ व्हाट, अब हम क्या करते हैं, इनको एक्सपेंड करते हैं। तो an को एक्सपेंड कर दो जल्दी से, बोलो an को एक्सपेंड करो, a प्लस इक्वल टू A54 को एक्सपेंड करो, a प्लस 53d प्लस आगे क्या है 132। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, पुटअप करेंगे। तो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 12 पुटअप कर दो। तो a तो 3 यहाँ पे, देखो a कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और d कहाँ पे आ रहा है, दो जगह d भी आ रहा है। d कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 12, n माइनस 1, n की तो वैल्यू निकालनी है, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस d यहाँ पे भी आ रहा है 53d प्लस 53d एंड देन प्लस 130। तो a की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने दोनों जगह, और d की भी कर दी, d की कहाँ करी, d की रह गई, तो d की भी पुटअप कर दो 12, 53 इंटू 12 हो जाएगा, फिर ये 53 इंटू 12, देन आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 130। तो इस पूरी इक्वेशन में केवल n मिसिंग हो गया, इजीली आ जाएगा। चलो अब LHS अलग सॉल्व कर दो, RHS अलग सॉल्व कर दो, और फिर फाइनली आपस में सॉल्व कर दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इधर भी है 3 इधर भी, हटाओ, और चाहो तो सॉल्व करके माइनस कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो 12 इंटू n 12 इंटू -1 -12, कॉमन ले लो या सॉल्व कर लो, कोई ज्यादा खास कर। 12 3 36, रिमाइंडर 3, 12 5 60 एंड 3 63, तो 636 प्लस व्हाट 132। ठीक है, सो 12 n की वैल्यू हो जाएगी, ये -12 भी उधर जाके +12 हो जाएगा, तो 636 ये उधर जाके क्या हो जाएगा +12। तीनों को जोड़ दो जरा, 6 और 2 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 6 और 1 7, 780, n इक्वल टू 780 बटे 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, तो n की वैल्यू 65 हो गई। क्वेश्चन था विच टर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 65th टर्म। आपका आंसर क्या हो जाएगा 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी। देखो कैसे लिखेंगे हम, 65th टर्म, विच टर्म की जगह तो हम चेंज कर देंगे 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी, एपी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफ द गिवन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, फुल स्टॉप। ठीक है, बोलो कैलकुलेशन समझ में आई? हाँ, डायरेक्ट क्या कर सकते थे, हाँ 12 को उधर कैसे भेजते, हाँ फिर 12 से डिवाइड करा था, हाँ कर सकते। पहले आप LHS पार्ट पूरा सॉल्व कर लो, यानी कि 636 प्लस 132 कर लो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 771, और 771 इधर आ जाएगा
तो फिर ये जो 12 था, ये 12 क्या क्या आएगा 768। तो 768 से फिर ये 12 डिवाइड करा दो, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या करा दो 768 से डिवाइड। तो 768 डिवाइडेड बाय 12 करना कितना आएगा 12 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 64 और फिर -1 को उधर भेज दो, +1 हो जाएगा 64 +1, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अप्रोचेस हैं, कैलकुलेशन टेक्निक है ये, तो इधर पहले मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो या पहले डायरेक्ट ही भेज दो। अगर आप डायरेक्ट भेजोगे तो 12 जाके डिवाइड होगा, और 12 1 जा 12 इधर सॉल्व करके भेजोगे तो प्लस होगा, इधर प्लस हुआ है और वैसे डिवाइड होता। ठीक है, बताओ एनी डाउट। चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास एक नहीं 2 एपीज हैं। कितनी एपीज हैं? देयर आर 2 एपीज इन दिस क्वेश्चन। दोनों एपीज दिख नहीं रही है लेकिन है वहां पे, है ना। दोनों एपीज में खास बात यह है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अब कॉमन डिफरेंस को आप एपी की स्पीड माना करो। क्या माना करो? जैसे मैंने कहा कॉमन डिफरेंस 2 का है, यानी वो 2 की स्पीड से बढ़ रही है। मैंने कहा -2 का है तो 2 की स्पीड से घट रही है। तो कॉमन डिफरेंस को इनडायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं। एक एपी की स्पीड क्या होती है? उसका इसका कॉमन डिफरेंस उसकी स्पीड होती है जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इस 2 एपी है ना हमारे पास, दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। दोनों एपी के, इस एपी में कोई 100th टर्म होगी, इस नीचे वाली एपी में भी कोई 100th टर्म होगी, इसकी 100th टर्म और इसकी 100 टर्म का डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आता है 100। 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो वंश बताना 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 1000। ठीक है, पहला आंसर सबके माइंड में यही आता है कि 100th टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस 1000। पर ऐसा होता, देखो बेटा, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसकी स्पीड बराबर है, इसकी स्पीड बराबर है, तो हर एक टर्म के बीच में बराबर डिफरेंस होगा। हर एक टर्म के बीच में बराबर डिफरेंस होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। वंश कोई भी एक एपी बताओ, सरल सी, ज्यादा मुश्किल नहीं। टेल मी, कोई भी एक एपी बताओ 5-6 टर्म्स की। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, एन। अब आप एक एपी बताओ दूसरी, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम रखना है ना अपने को। इसने वंश ने अगर कॉमन डिफरेंस 2 रखा है, बयान क्या बात है? तो बातें क्यों हो रही है? AP2 सेकेंड एपी बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 22, यस, ओके, 22 24, दो का गैप करते हैं, 26 28 एंड 30 एंड 32। उदित मुझे बताओ दोनों एपी के पहले पहले टर्म्स का डिफरेंस क्या है? ये 22 है ना। क्या क्या डिफरेंस है दोनों का? पहले टर्म्स का डिफरेंस करो ना बेटा, माइनस करो ना, 20। क्या डिफरेंस आया? 20। अहद आप करो सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म का डिफरेंस करो, 20 आया, 24 में से 4 गया तो 20। मनन आप तीसरे टर्म का डिफरेंस करो, 20। चौथे टर्म का डिफरेंस करो, 20। पांचवें टर्म का डिफरेंस करो, छठे टर्म का डिफरेंस करो। तो चेक करो, अगर बराबर पोजीशन के टर्म्स का डिफरेंस करेंगे तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो अगर उन दोनों एपीस में 100th टर्म का डिफरेंस 100 होगा तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। अब सर वो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या होगा? उसके लिए तो फिर पहली टर्म पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो पहली टर्म का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, देखो एक चीज सुनो, एक प्लेयर यहां खड़ा है, एक प्लेयर यहां खड़ा है, दोनों बराबर की स्पीड से भागते हैं, बराबर की, लेकिन ये ऑलरेडी आगे खड़ा है। मान लो ये 100 मीटर से आगे खड़ा है और दोनों बराबर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो किसी भी मोमेंट में देखोगे आपको 100 मीटर का गैप दिखेगा, तो ये कुछ कवर ही नहीं कर पा रहा, दोनों बराबर स्पीड से भाग रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग 22 से हुआ है, वो स्टार्टिंग 2 से हुआ है, तो ऑलरेडी चीज ज्यादा है।
और अब स्पीड भी बराबर है, तो हर कदम पे 20 का डिफरेंस रहेगा, हर कदम पे ये उससे 20 ज्यादा होगा नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपसे पूछे कि हर एक टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो आप उससे पूछो अहद क्या बात है, आवाज अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये 20 कहां से आया, तो हम क्या कहेंगे, पहली टर्म का डिफरेंस बता दो या दूसरी टर्म का बता दो या किसी भी एक टर्म का डिफरेंस बता दो आप, तो वही पूरा डिफरेंस अंत तक कायम रहेगा, क्योंकि स्पीड बराबर है दोनों। क्लियर है सारी बातें। अब ये तो हो गया कैजुअल तरीका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कैजुअल मतलब हमने ये सब कुछ सोच लिया, एक एग्जांपल ले लिया, एग्जाम में थोड़ा एग्जांपल लेके करेंगे, तो एग्जाम में कैसे करेंगे, हम जनरल टर्म्स मान के करेंगे, a1 a2 a प्लस b a प्लस 2b, इन तरीकों से करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि मुझे दोनों एपी पता नहीं है, तो मैं एक को तो रख देता हूं AP1 और दूसरे को रख देता हूं AP2। और पहले एपी, अच्छा एक एपी में ले दे के दो ही चीजें होती हैं, ए और डी, ए और डी। तो पहले एपी का ए रख देता हूं कैपिटल ए, और दूसरे एपी का ए रख देता हूं स्मॉल ए। पहले एपी का डी, गलत, सेम रखना है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी रखे, चाहे तो दोनों का कैपिटल डी रखो या दोनों का स्मॉल डी रखो। तो जब एक ही है तो फिर स्मॉल डी रखेंगे हम। समझ आया, क्लियर है, तो लिख दो यहाँ पे, let the two APs, let the two APs, AP1, that is AP1 and AP2 be such that सबसे पहले उनकी फर्स्ट टर्म्स लिख देते हैं हम, their first terms are, तो पहले वाले की फर्स्ट टर्म रख देते हैं हम कैपिटल ए, और दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म रख देते हैं हम स्मॉल ए रेस्पेक्टिवली। AP1 की तो हो जाएगी कैपिटल ए और AP2 की हो जाएगी स्मॉल ए रेस्पेक्टिवली। तो ये तो फर्स्ट टर्म डिसाइड हो गई भाई, एपी में दो ही चीजें डिसाइड करनी होती है, एक तो ए और डी। अब डी भी डिसाइडेड है क्योंकि दोनों का इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो it is given that their common difference is same. Also it is given that their common differences are equal या सेम लिख सकते हो, ठीक है, दोनों के इक्वल हैं या सेम है, दैट इज उसको हम रख देते हैं स्मॉल डी। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रख देते हैं अपन, स्मॉल डी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको कहा गया है कि दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस करो, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस करो। तो आप पहले उसकी 100th टर्म निकालो और फिर आप इसकी 100th टर्म निकालो, निकालें, चलो। नाउ 100th टर्म ऑफ AP1, now 100th term of AP1 निकालना है, देन 100th टर्म ऑफ AP2 निकालना है, और फिर दोनों का डिफरेंस करना है। चाहो तो एक ही स्टेप में निकाल के डिफरेंस भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो, तो हम अलग अलग करके करते हैं। 100 टर्म्स ऑफ AP1, AP1 का 100th टर्म को मैं, देखो AP1 की पहली टर्म को आपने कैपिटल ए माना है, तो उसकी 100th टर्म को कैपिटल ए 100 मानना पड़ेगा, और AP2 की पहली टर्म को आपने स्मॉल ए माना है, तो इसकी 100वें नंबर की टर्म को स्मॉल ए 100 मानना पड़ेगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 99 टाइम्स डी, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 99 टाइम्स डी। यहां तक समझ आया। अब इन दोनों का करना है डिफरेंस, और वो डिफरेंस गिवन है। अब इन दोनों का करना है डिफरेंस, और वो डिफरेंस हमको क्वेश्चन में 100 गिवन है। नाउ डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स of AP1 and AP2, difference of 100th terms of AP1, हाँ नहीं, बिकॉज इट इज नॉट ए वैल्यू, किसी का नाम डैश में नहीं रख सकते, ठीक है। AP1 एंड AP2 ही सही तरीका होगा इसको डिनोट करने का, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स ऑफ AP1 एंड AP2
इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, उसकी 100th टर्म माइनस इसकी 100th टर्म, उसकी 100th टर्म A100 है माइनस इसकी 100 टर्म स्मॉल A100 है। ठीक है, निकालने के लिए A100 की वैल्यू डाल दूंगा मैं, A प्लस कैपिटल A प्लस 99 टाइम्स D एंड उसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो स्मॉल A प्लस 99 टाइम्स स्मॉल d। इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी 99D में से 99D कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, A माइनस स्मॉल है। यहाँ तक क्लियर है। और ये कॉमन डिफरेंस, ये सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं डिफरेंस, ये डिफरेंस हमको कितना गिवन है, कितना गिवन है, तो इसी के आगे लिख दूं 100 गिवन। बोलो, ये डिफरेंस तो गिवन है ना क्वेश्चन में, हमको निकालना थोड़ी ना, ये 100 आगे लिख देंगे हम गिवन। तो इसको जब हम गिवन लिखेंगे तो इधर भी 100 आएगा और फिर इधर भी 100 आएगा और फिर इधर हर जगह इंप्लाइज का साइन आएगा, क्या आएगा, इंप्लाइज, क्योंकि ये इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन बन चुकी है A माइनस A इक्वल टू 100, यानी कि दोनों की पहली पहली टर्म का डिफरेंस 100 है। ये इसकी पहली टर्म, ये इसकी पहली टर्म, दोनों की पहली पहली डिफरेंस का टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 100। ठीक है, इसको एज एन इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब क्वेश्चन आगे पढ़े, आगे पढ़े। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ, उन दोनों एपीज की 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ। निकालें हम इसका डिफरेंस, निकालें नाउ, डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म, डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म ऑफ AP1 एंड AP2। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, AP1 की 1000th टर्म को क्या लिखेंगे, कैपिटल A 1000, और AP2 की 1000th टर्म को कैसे डिनोट कराएंगे, स्मॉल a 1000। अब एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, तो कैपिटल A 1000 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैपिटल A प्लस D प्लस, और सॉरी माइनस, माइनस स्मॉल a 1000 की वैल्यू को एक्सपेंड करो, स्मॉल a प्लस 999। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 999D माइनस 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल, और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखी थी, क्या आई थी, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू लिख के छोड़ के आए, बोलो, कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू 100 लिख के छोड़ के आए, तो इसको हम अगले क्वेश्चन में काम में लेंगे। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू 100 है, आंसर 100 हो गया, मतलब 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही निकल के आया। क्लियर है, बोलो समझ आया। तो कुल मिला के अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हर एक जगह पे, हर एक टर्म पे, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर एक प्लेस पर उनका डिफरेंस बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, कर दो डिलीट। हाँ, 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा था, कहाँ निकाला हमने, इसको निकाल के उसके दिए हुए डिफरेंस से इक्वेट किया। जब उल्टा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले निकाल के उसने जो आंसर दिया उससे इक्वेट करते हैं। बोलो, अभी a n निकालना था तो हमने a प्लस n माइनस 1 d में a की n की d की वैल्यू पुट अप कर दी, लेकिन a n गिवन था तो हमने जो गिवन था उससे इक्वेट किया ना इधर की चीजों को। बोलो, तो हमने 100 टर्म का डिफरेंस निकाल लिया, ये 100 टर्म का डिफरेंस है, इसको उसके दिए हुए डिफरेंस से, क्वेश्चन में दिए गए डिफरेंस इक्वेट कर दिया, तो वहां से एक इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन को हमने अगली जगह काम में ले लिया, इसकी वैल्यू को। ठीक है, क्लियर है, चलो डिलीट करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 एंड 14 दोनों सेम ही सीरीज के क्वेश्चन हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, और दूसरा क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो करीब करीब सेम ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 3 डिजिट के नंबर सोचिए, पर ऐसे सोचना जो 7 से डिविजिबल हो, और उन नंबर्स की गिनती बताओ, ऐसे कितने नंबर्स काउंट करके बताओ। समझ गए, ऐसे नंबर्स कितने। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के नंबर्स की सीरीज सोचेंगे कौन सी होती है। तो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है, टेल मी। 3 डिजिट के नंबर 100 से
नहीं, जब हम 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं देन वी ओनली टॉक ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ठीक है। सो 3 डिजिट नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है? 100 से हो जाती है। चलते हैं आगे। उसके बाद 101, 102 इस तरीके से चलती। और सो ऑन ऐसे करते करते आखिरी नंबर 998 और 999 पे ये सीरीज खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये भी एक एपी है, +1 का गैप है, यानी अगर अपन सीधी सीधी काउंटिंग लिखते हैं तो वो भी एक एपी होती है ना, ये भी एक एपी। चलो, अब इस एपी में से आपको केवल वो नंबर पिक करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर तो सारे लिख दिए मैंने, सारे लिख नहीं सकता मतलब शॉर्ट में पैटर्न बना के लिख दिए, डॉट 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 लगा के अंदर के सारे आ गए। ठीक है, अब इसमें से कौन से नंबर पिक करने हैं आपको जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी इस एपी में से एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरी एपी बनानी है उससे छोटी। समझ गए? अब इस नंबर इसमें से जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो लगभग लगभग इसकी 1/7 पार्ट की एपी बनेगी। 1/7 का मतलब है क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर ले रहे हो आप, तो हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होता है नहीं होता? सोचो जरा, जैसे 7 के बाद अगला नंबर 7 से डिविजिबल 14, फिर 21, तो हर 7वां नंबर, अगर मैं काउंटिंग नंबर्स की बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो हर 7वां नंबर आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, 7 से डिविजिबल नंबर जो भी मिलेगा उससे अगला 7 से डिविजिबल नंबर 7 नंबरों मतलब 7वां नंबर मिलेगा 6 नंबरों के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप मानते हो इसमें से जब मैं नंबर सेलेक्ट करके नई एपी बनाऊंगा तो उसके नंबर और इसके नंबर में 7 गुने का फर्क होगा ना? ये उसके 1/7 होगा, ये उसका 7 टाइम्स होगा, ये इसका 1/7 टाइम्स होगा ना? ठीक है, तो वो हमको बनानी है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क इसलिए पड़ सकता है क्योंकि जरूर होने से पहला नंबर ही निकले, है ना? तो मान लो तीसरा नंबर निकला तो ये 3 नंबर कम हो गए ना, तो 19-20 का फर्क पड़ सकता है, मिल गया लगभग 1/7 पार्ट। ठीक है, चलो ये तो हमारे माइंड में पढ़ते आ जाना चाहिए ये सारी चीज। अब हम कैसे पता करें कि इनमें से 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं और कितने? उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से पहला और आखिरी नंबर सोचना पड़ेगा जो कि 7 से डिविजिबल है। वो कैसे सोचते हैं? वो कैसे सोचते हैं? सुनिए, वो कैसे सोचते हैं, पहला और आखिरी नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो कैसे सोचते हैं? उसके 2 तरीके। एक तरीका है बाय कॉमन सेंस, जो कि इधर साफ साफ लग जाएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी 7 की चेक हो रही है और 7 की डिविजिबिलिटी हमारे 6 से रहती है, लेकिन कल को 7 की जगह 777 आ जाए या 7836 आ जाए कि उससे डिविजिबल होना चाहिए, तब हमारी टिप्स दरी की दरी रह जाती है। तो फिर मेथड नंबर 2 आता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहला मेथड क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है कैसे? 100 नंबर जो है डिविजिबल है क्या? नहीं है। 101 का मतलब खुद ही करके देख लो आप, अंदाजे से खुद ही करके देख लो, ये तो होता है कौन, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो 7 से डिविजिबिलिटी हम खुद ही देख चेक कर सकते हैं ना। 101 होगा क्या? 102 होगा, 3 होगा, 105 वो पहला 3 डिजिट का नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं होता? तो ये तो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, ये तो दुनिया के सारे ये ऊपर लिख रखा है इसने, ये तो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स थे ना। और अब मैं बनाने वाला हूँ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, एक दूसरी एपी बनाने वाला हूँ या सीरीज बनाने वाला हूँ डिविजिबल बाय व्हाट? 7। तो उस कैटेगरी में पहला नंबर जो मुझे मिला वो मिला 105। कौन मिला? 105। और जैसा कि अभी मैंने कहा अब हर 7वां नंबर मिलेगा तो 7 जोड़ दो इसमें, 112 मिलेगा। आप डिवाइड करके देख लेना भाई, आप डिवाइड करके देख लेना, 105 7 से पूरा पूरा कट जाता है 15 टाइम्स, 15 7 या 105 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या मिलेगा? 119 एंड सो ऑन, चलता जाएगी कहानी। ऐसे करते करते आखिरी नंबर भी सोचो जो कि 7 से डिविजिबल। तो अब जैसे पहला नंबर सोचा तो यहाँ से शुरू किया, आखिरी नंबर सोचे तो पीछे से शुरू करें, तो 999 फिर 7 है क्या, 6 है क्या, 5 है क्या, 4 है क्या, तो 994 आखिरी नंबर मिलेगा आपको जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये लोग क्यों बता पा रहे हैं? 2 कारण हो सकते हैं, या तो वाकई में इनकी टिप्स मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं और ये फटाफट डिवाइड कर पा रहे हैं, और या फिर ये पीछे से पुराने नोट्स में से इनको याद रह गया या देख के बता रहे हैं। याद भी रह जाता है कई बार कि ये शायद एग्जाम में भी मैंने दिया था क्वेश्चन, तो याद रह जाता है कि पहला नंबर 105 था और आखिरी नंबर 994 था। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको तो सीखना है बेटा। तो एक अप्रोच तो अभी मैंने कर दी कि 7 से डिवाइड कर करके देख लो, अभी दूसरी अप्रोच भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो कुल मिला के आखिरी नंबर क्या निकला?
994। डन। अब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, यही तो हमारा सवाल है। बोलो। उसने कहा था एपी बना देना, 7 से डिविजिबल नंबर्स की लिस्ट लिख देना। अहद एंड रुद्र एक और बार बात करते हैं, पकड़े गए तो फिर इस क्लास में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स तो हमने बना ली। भव्या तेरे को अलग से इन्विटेशन दूं? ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसकी हमने एपी तो बना ली, लेकिन आगे क्या करना है, इनको काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं उसको काउंट करना है। अब एक एपी की नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का काम अभी 4-5 क्वेश्चन पहले करके आए। मैंने क्या कहा था, एक एपी में कितनी टर्म्स हैं तभी पता लगाई जा सकती है जब आखिरी टर्म गिवन है। और पता कैसे लगाई, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पता कब लगाई जा सकती है, जब आखिरी टर्म गिवन हो तो पता लगाई जा सकती है। अब कैसे लगाई जा सकती है, आखिरी टर्म का सीक्वेंस पता करके। आखिरी टर्म का सीक्वेंस पता करके। सीक्वेंस कैसे पता करते हैं सर, एन से इक्वेट करके। एन से इक्वेट करके उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा, और जो आखिरी टर्म का सीक्वेंस है उतनी ही उसमें टर्म्स होंगी। समझ आया क्या? ठीक है, तो इस एपी को देखते ही इस एपी में जो चीजें निकल के आए, जो कंपोनेंट्स निकल के आए वो क्या क्या है, ए, डी और एल, 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें। ए क्या है, 105। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर वाइज कैसे करना है, ए बराबर A1 बराबर 105, देन डी बराबर क्या करोगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू 112 माइनस 105 बराबर 7 निकल जाएगा। और लास्ट टर्म कितनी है, 994। अच्छा, ये भी एक हिंट है कि डिविजिबिलिटी बाय 7 कहेगा तो D7 आएगा, डिविजिबिलिटी बाय 5 कहेगा तो D5 आएगा, डिविजिबिलिटी बाय 10 कहेगा तो D10 आएगा। उसको एपी की शक्ल देखते ही वो उतना ही कॉमन डिफरेंस आएगा जिससे डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता करने के लिए लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर दें। तो an बराबर लास्ट टर्म क्या है, 990। करो एक्सपेंड, ये काम तो कई बार कर लिया, करो एक्सपेंड। a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 994। a की वैल्यू बताओ 105, n तो पता करना है, d की वैल्यू बताओ इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले 105 को उधर भेज दें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगली स्टेप में कितना आएगा, करो माइनस 889। अगली स्टेप में 7 उधर इधर मल्टीप्लाई रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 14। उससे अगली स्टेप में -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 128 नंबर दुनिया में ऐसे हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है when we talk of natural numbers। क्लियर है क्या, समझ आया? लास्ट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा वो जैसे हो जाएगा, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। ठीक है, स्टेप्स भी लिखवा रहा हूं भाई साहब। ठीक है, अब आप मैं वेट करूं आप लिखो वो तो नहीं होगा मुझसे, मैं लिखवा रहा हूं, आप स्पीड बना के लिख पा रहे हो तो दैट्स इट, नहीं तो फिर मैं वीडियो दे ही देता हूं, घर जाके आराम से इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी, क्लियर है क्या, समझ आएगी आज? हाँ, रिवीजन सेशन की वीडियो दे रहा हूँ, पिछली 2 वीडियो तो दी है, कई बच्चों ने मांगी है तो फिर दे दी, फिर मैंने ग्रुप में चेक करो, दे तो रहा हूँ। ठीक है, वैसे नहीं देते, पिछले बैच में नहीं दी थी, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने, क्योंकि इस बैच में कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था तो वो प्रॉब्लम हो रही है तो दे रहे हैं। हमारा क्या जा रहा है, बंद तो रही है, दे देते हैं। हाँ बोलो। हाँ, एक बार 12,1212 लिखूं, देखो 12,000 लिखूंगा तो फिर 1200 करूंगा तो 13,000 हो जाएगा, है ना? ये ठीक है, ये हरकतें मेरे साथ नहीं चलेंगी, ठीक है ना? आप जैसे 12,1312 बच्चे पढ़ा चुका हूँ, जो फिगर आप बता रहे हो। चलो इधर आओ, ये क्या हुआ, मक्खी। चलो देखो इधर देखो, हाँ अप्रोच नंबर 2 की बात कर रहे थे बेटा हम, कि पहला और आखिरी नंबर निकालने का कोई और तरीका बताओ, क्योंकि अभी 7 से डिविजिबिलिटी की बात थी तो मैक्सिमम 7 नंबर ही स्टार्टिंग से और मैक्सिमम 7 नंबर ही एंड से चेक करने पड़े, कोई एक तो निकलेगा ही निकलेगा।
7 नंबर स्टार्टिंग में चेक करोगे, एक नंबर तो निकलेगा ही 7 से डिविजिबल, और आखिरी से भी 7 नंबर चेक करोगे, उसमें से कोई एक निकल ही जाएगा। बट अगर डिविजिबिलिटी ज्यादा से हो, लाइक डिविजिबिलिटी बाय 227, तो हर 227 में एक नंबर होगा जो कि 227 से डिविजिबल होगा। तो स्टार्टिंग से गिनते गिनते क्या 227 नंबर चेक करें? नहीं। इधर से गिनते गिनते क्या 227 नंबर इधर चेक करें? नहीं। निकलेगा तो एक ही उसमें से, हर 227। तो अगर डिविजिबिलिटी ज्यादा नंबर से हो तो सर बस पहला और आखिरी नंबर निकालने की एक अप्रोच और दे दो, आगे का काम तो सेम करेंगे ही करेंगे। तो मैं पहला और आखिरी नंबर निकालने का तरीका बता दूं? ठीक है, देखो भाई, पहला और आखिरी नंबर कैसे निकालते हैं। एक माइक गया क्या? चल तो रहा है, चल रहा है। हाँ जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो वही नंबर्स लिख देते हैं सारे, 100, 101, 102, 103, और लास्ट के कुछ नंबर्स लिख देते हैं 998। यहाँ तो कोई डाउट? चलो, अब पहला नंबर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं भैया तू ही वो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल, अज्यूम कर लेते हैं कि तू ही वो पहला नंबर है, जो भी पहला दिखे ना उसी को मान लो भाई तू ही है, हमारा तो करता धरता। ठीक है, अब अगर ये 7 से डिविजिबल है तो उसको 7 से डिविजिबल करने की कोशिश करते हैं। तो यानी 100 को 7 से डिवाइड कर दूं मैं, बोलो बोलो, 100 को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 बन जा 3, 7 4 जा, रिमाइंडर 2 बच गया। अरे भाई तू तो 7 से डिविजिबल निकला ही नहीं, हमने तेरे पे भरोसा किया, तूने भरोसा का विश्वासघात किया, हमने तो माना तू 7 से डिविजिबल होगा, पर तू तो नहीं निकला क्योंकि 2 रिमाइंडर बच गया। अगर ये नहीं बचता तो हो जाता, अगर ये नहीं बचता तो हो जाता। ये कब नहीं बचता? ये 2 सूरतों में नहीं बचता। देखो सपोज करो आपको कुछ चॉकलेट्स डिवाइड करनी है और लास्ट में 2 चॉकलेट्स बच गई, आप चाहते हो ये भी नहीं बचे, तो या तो आप 2 चॉकलेट्स कम से स्टार्ट करते कहानी, या तो 2 चॉकलेट्स कम लाते बाजार से ही, या फिर 5 ज्यादा लाते। फिर 7 बनानी है ना, 7 बनानी है ना, 7 के ग्रुप बनानी, 7 चॉकलेट सबको देनी है, बच गई 2, बच गई 2, तो या तो वो 2 होती ही नहीं तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, या फिर उस 2 में अगर 5 और हो जाती तो 7 बन जाती एक और बार। तो 2 ऑप्शन है, या तो 2 घटा दो 100 में से, या फिर 100 में 5 जोड़ दूं, समझ आया? या तो 100 में से रिमाइंडर 2 को घटा दूं तो क्या आता है 98, क्या आता है 100 - 2, और या फिर इसमें 5 जोड़ दूं तो क्या आता है 105। अब ये ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो गया है, तो ऑप्शन क्या है? तो यानी कि पहला नंबर सोचने के लिए आप रिमाइंडर को उतने ही नंबर और दे दो ताकि वो 7 बन जाए, यानी इन दोनों का गैप कर, 7 और 2 का गैप क्या है, उस 5 को उसमें जोड़, तो पहला नंबर मिल गया 105। समझ गए? डिविजर एंड रिमाइंडर का क्या कर देंगे, डिफरेंस। तो पहला नंबर निकालने का लॉजिक मिल गया आपको, चाहे आप फॉर्मूला की तरह इसको काम में ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला बन गया, जो ओरिजिनल डिविडेंड है, जो ओरिजिनल डिविडेंड है इसके अंदर डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जोड़ दो। समझ आया? डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो क्या कर दो, जोड़ दो। तो ओरिजिनल डिविडेंड क्या था 100, ओरिजिनल डिविडेंड क्या था 100, इसमें जोड़ना है डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, तो 7 - 2 ये इसमें जोड़ना है, यानी 5 इसमें जोड़ेंगे तो पहला नंबर 105 आ गया। बताइए कोई डाउट? अब चलते हैं आखिरी नंबर पे। तो जैसे हमने इसको अपना करता धरता मान लिया इसको करता धरता, तो अब आखिरी नंबर भैया तू ही वो हमारा आखिरी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, एक बार तो मान लेते हैं फिर देखते हैं धोखा करता है या पास होता है। कई बार क्या होता है मान लेते हैं और निकल भी जाता है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो ये भी करेगा धोखा क्योंकि हम तो निकाल के बैठे हैं ना, 994 आएगा। चलो तो 999 को जैसे मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 7 बन जा 7, 29, 7 4 जा 28, देन 19, तो 7 2 जा 40। सही किया है क्या? रिमाइंडर क्या बचा? अरे धोखा हो गया। अब अगेन 2 ऑप्शन है भाई, 5 चॉकलेट बच गई लास्ट में, तो या तो 5 लाता ही नहीं, बाजार से ही नहीं लाता तू, और या फिर 2 और लाता। तो अगेन 2 ऑप्शन है, या तो ये 5 घटा दूं उसमें से, या फिर 2 और जोड़ दूं। तो अगर मैं 5 घटाता हूं तो 994 में से 5 गए तो 999 में से 5 गए तो 994,
या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ूंगा जब मैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा 1001। अगेन ये 4 डिजिट नंबर बन गया, आपको तो 3 डिजिट नंबर ही चाहिए था। यानी कि इसके अंदर पहला नंबर निकालने के लिए तो अप्रोच चलती है, इसको उतना ही नंबर दे दो ताकि ये 100 से ताकि ये 7 बन जाए, और लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या अप्रोच चलती है, जो भी बचा है उसको एग्जैक्टली कम कर दो, उसको एग्जैक्टली कम कर दो, जितना बच गया एक तरीके से फेंक दो उसको। 5 चॉकलेट बच गई, फेंक दिया मैंने, 994 ही डिस्ट्रीब्यूट हुई, समझ गए। तो लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सरल बन गया हमारा, लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सरल बन गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। बोलो, डिविडेंड 999 माइनस रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर, समझ आया। यानी कि डिविडेंड कितना था आपका 999 और रिमाइंडर कितना था 5, तो 994 आया था वैसे भी। यानी कि दोनों ही तरीकों से रिमाइंडर तो माइनस होगा ही होगा, दोनों ही तरीकों से रिमाइंडर तो माइनस, देखो रिमाइंडर यहाँ पे भी माइनस हुआ है और रिमाइंडर यहाँ पे भी माइनस हुआ है, पर इसमें डिविजर भी ऐड होगा, उसमें कोई डिविजर ऐड नहीं होगा, ये डिफरेंस। डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस तो दोनों ही तरीकों से होगा, फर्स्ट नंबर निकालो या लास्ट नंबर निकालो, और फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो रिमाइंडर माइनस होने के साथ डिविजर भी ऐड होगा, पर इसमें ऐसा कोई डिविजर ऐड नहीं होगा, ओनली रिमाइंडर। समझ आया क्या। अब इस अप्रोच से आप डिविजिबिलिटी बाय 227 हो या एनीथिंग हो, आप पहला और आखिरी नंबर निकाल लेंगे। एक बार पहला और आखिरी नंबर निकल गया 105 और 994, आगे का काम तो सेम टू सेम वही है जो हमने यहाँ किया। ये पहला नंबर निकल गया 105 और आखिरी नंबर निकल गया 994, तो बस एपी बनाओ और उसके आगे का काम ये जो भी हमने किया है ये सारा का सारा ऐसे कैसे ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क है, बट क्विकली आप मुझे पहला और आखिरी नंबर निकाल के दे दो। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है उसकी टेबल में आने वाले नंबर, मल्टीपल्स का मतलब होता है उसकी टेबल में आने वाले नंबर। तो 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, ये जो भी इसकी टेबल्स में आती है 4 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे कितने 4 के मल्टीपल्स हैं जो 10 के और 250 के बीच में आते हैं। अब वन मोर थिंग, देखो जब भी क्वेश्चन फ्रॉम और टू से हो, फ्रॉम समथिंग टू समथिंग ऐसा क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। ये भी फिक्स है कि फ्रॉम के साथ टू आएगा और बिटवीन के साथ एंड आएगा, ये भी फिक्स है। देखो अभी बिटवीन के साथ एंड आ रहा है, बिटवीन के साथ टू नहीं आ सकता, फ्रॉम के साथ एंड नहीं आ सकता। तो जब फ्रॉम और टू से क्वेश्चन किया जाए तब ये नंबर और ये नंबर भी उसमें काउंटेड होता है, ये नंबर और ये नंबर भी। जैसे मैंने कहा फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से 100 में अब 1 भी काउंटेड है, 100 भी काउंटेड है और बीच के तो है ही। लेकिन अगर मैंने बिटवीन 1 and 100 कहा है तो अब केवल और केवल बीच के काउंटेड है, ना तो 1 काउंटेड है ना 100 काउंटेड। समझ आया। फ्रॉम और टू में अपर लिमिट लोअर लिमिट से समझ लो या स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से समझ लो, कैसे भी समझ लो, वो भी काउंटेड है और बीच के तो है ही सही। और बिटवीन और एंड में ओनली एंड ओनली बीच के ही काउंटेड है, अपर लोअर लिमिट कह लो या स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट वो काउंटेड नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इसने बिटवीन और एंड का इस्तेमाल किया है तो मैं 10 को और 250 को नहीं देखूंगा, 10 से अगला नंबर 11 और 250 से पिछला नंबर 249, इसी को मेरे नंबर्स अवेलेबल मानूंगा। 10 और 250 वहां पे अवेलेबल नहीं। समझ आया। तो पहला नंबर मैं 11 मानूंगा, क्या मानूंगा 11। अब 11 से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं 11 12 13 और ऐसे करते करते कहां तक जाना है, कहां तक जाना है 249, क्योंकि 250 तो काउंटेड ही नहीं है। अब इसमें से 4 के मल्टीपल देखने भैया, तो 4 के मल्टीपल तो कॉमन सेंस से ही देख लोगे। तो पहला कौन मिलेगा 12 और फिर 16 करके ऐसे मिलते जाएंगे, आखिरी क्या मिलेगा 248 जो यहाँ रखा हुआ है वो मिलेगा, है ना। क्योंकि कुछ कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 12 है ही सही, 48 है ही सही। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा मिला 12, आखिरी नंबर कौन सा मिला 248, और बीच के कुछ एक नंबर लिख दूं मैं, 12 के बाद अगला क्या मिलेगा 16 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, हाउ मेनी से क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी से क्वेश्चन है, तो इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो बता दो ए बता दो फटाफट 12। कॉमन डिफरेंस वही होता है जिसकी डिविजिबिलिटी होती है 4, और लास्ट टर्म सारे के सारे बच्चे अभी सॉल्व करके बताओ। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तरीका बताएं, लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म की सीक्वेंस निकालेंगे, लास्ट टर्म की सीक्वेंस निकालेंगे। वो कैसे निकलती है,
ए एन से इक्वेट करके, ठीक है करो, ए एन से इक्वेट कर दो आखिरी टर्म 248। दो बच्चे कौन है एब्सेंट? दो बच्चे एब्सेंट, बताओ फटाफट। वो बैठा आ रहा हूँ। हाँ और 60 आ रहा है एक और एब्सेंट है, देखो ध्यान से। कौन? जीविका। कितने नंबर्स मिले भाई? ये क्या था? कितने कितने नंबर्स मिले? चलो, तो ए एन से इक्वेट किया आपने इसको 248 को, ए एन की एक्सपेंडेड फॉर्म a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 248। a कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d कितना है? 4 इक्वल टू 248। 12 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। -1 उधर जाएगा, +1। अब पहला नंबर और आखिरी नंबर उस अप्रोच से निकाल के बताओ जो अभी बताई मैंने। कैसे? हम तो इसी को पहला नंबर और इसी को आखिरी नंबर मान लेते हैं एक बार के लिए। तो पहले नंबर को 4 से डिवाइड कराओ और आखिरी नंबर को 4 से डिवाइड कराओ। नहीं फिर आगे क्या होगा? नहीं तो हो रहा, ठीक है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3। यहाँ पे 4 6 जा 24, फिर 9 बचा, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। आखिरी नंबर के लिए तो इस 1 को एज इट इज इसमें से माइनस कर दो, तो 249 माइनस 1 248 आया। और पहले नंबर के लिए माइनस करके 4 भी जोड़ दो, तो 11 माइनस 3 तो करो ही करो, क्या आया? 8। 8 में 4 और जोड़ो तो 12 आ गया। 11 माइनस 3 प्लस 4 बराबर। तो उस अप्रोच से भी निकाल के बता दिया पहला आखिरी नंबर, और कॉमन सेंस से भी आपने निकाल ही दिया। डन। अब इस क्वेश्चन के स्टेप्स लिख दोगे आप, मिलके जाना भाई आपने। हाँ कल छुट्टी है आप लोगों की। अच्छा एक और चीज, इस क्लास में होने वाली गतिविधियां, बातें कभी भी इस क्लास की 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गए? कभी अगर मुझे पता चला तो पढ़ाई लिखाई गई बाढ़ में, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं घर तक मारने आऊंगा आपको, पीटने, समझ गए? ठीक है, मतलब इधर की बात उधर नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई करेंगे बस, कभी भी इधर की बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। टाइम सर ने क्या बताया? अभी ग्रुप में देखते, ग्रुप में डाल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।